नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट देख लेते हैं कि 23 दिसंबर को जो आरआरबी ग्रुप टी का एग्जाम हुआ उसकी पहली शिफ्ट में आखिर पूछा क्या क्या गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि पेपर में आया क्या। चलिए सीधे उन्हीं सवालों पर चलते हैं जिनका जवाब हर कोई एग्जाम के बाद ढूंढ रहा होता है। हम यहाँ आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे। ये समझिए कि एक लाइटनिंग राउंड है, सवाल और सीधा उसका जवाब, बस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की। देखते हैं कि इस सेक्शन से क्या क्या मजेदार सवाल उठाए गए थे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये तो हमेशा ही एक हॉट टॉपिक रहता है और देखिए इस बार भी यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया और इसका सीधा सा जवाब था स्पेन का मशहूर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड। अच्छा, सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर भी पूरा फोकस था। ये सवाल उसी का एक बढ़िया उदाहरण है और जवाब है ऐश्वर्या मिश्रा, जिन्होंने 51.12 सेकंड्स में ये रेस पूरी की। देखिए, यहाँ सिर्फ एथलीट का नाम ही नहीं बल्कि उनका जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम है ना, वो भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ फटाफट वाले सवाल थे, जैसे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल जीत किसके नाम है, या फिर खेलो इंडिया गेम्स 2025 कहाँ होगा, कौन जीता। मतलब ये छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत मायने रखती हैं। चलिए स्पोर्ट्स से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करंट अफेयर्स में देश दुनिया की किन खबरों पर सवाल बने थे। यहाँ देखिए कितनी वैरायटी है। एक तरफ IRDI के चेयरमैन कौन है ये पूछा गया, दूसरी तरफ उत्तराखंड की 25वीं सालगिरह की बात हुई, फिर शक्ति बिल और एराविकुलम पार्क से भी सवाल आए। मतलब आपको हर तरह की खबरों पर नजर रखनी होगी। अच्छा जी, अब आते हैं साइंस पर, जो कि एग्जाम का एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। चलिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीजें पूछी गई हैं, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है, सिरके में क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे सवाल। और ये रहा एक क्लासिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस तरह के सवाल तो आते ही हैं जहां आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहले टोटल डिस्टेंस निकालिए, जो यहाँ 200 किलोमीटर है। टाइम तो दिया ही है 4 घंटे, और फिर बस स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जवाब आ जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और न्यूमेरिकल था, इस बार फोकस था पोटेंशियल एनर्जी पर, यानी स्थितिज ऊर्जा पर। इसमें भी बस PE = mgh का सीधा फॉर्मूला लगना था। वैल्यूज डालते ही जवाब आ जाता 360 जूल। केमिस्ट्री से भी कुछ रैपिड फायर सवाल थे, जैसे अयस्क से धातु कैसे निकालते हैं, या फिर साबुन कैसे काम करता है। इसका जवाब है माइसेल बनाकर। मतलब साबुन के मॉलिक्यूल्स गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर पानी के साथ बहा ले जाते हैं। सिंपल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये। इसमें ये नहीं पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, बल्कि ये पूछा कि ये नियम क्या नहीं समझा सकता। तो हाँ, ये ज्वार भाटा और ग्रहों की गति समझा सकता है, लेकिन 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को नहीं समझा सकता। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, बायोलॉजी और हेल्थ। देखते हैं कि यहाँ से क्या सवाल बने थे। बायोलॉजी से भी कुछ सीधे सवाल थे, जैसे पेरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या है, या लाइसोसोम क्या करता है। एक सवाल था प्रेसबियोपिया के बारे में, जो उम्र के साथ पास का दिखने में दिक्कत होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आंखों की मांसपेशियां अपना लचीलापन खो देती हैं। हेल्थ से जुड़ा एक बहुत ही खास टर्म पूछा गया था, HIV विंडो पीरियड। ये वो समय होता है जब किसी को इन्फेक्शन तो हो जाता है, लेकिन टेस्ट में वो पकड़ में नहीं आता। तो इन सारे सवालों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे हमें सीख क्या मिलती है, आगे की तैयारी के लिए क्या समझना जरूरी है। देखिए कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। 1, हाल के स्पोर्ट्स अवार्ड्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। 2, साइंस में सिर्फ थ्योरी रटने से काम नहीं चलेगा, बेसिक फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, सवाल अब क्या से ज्यादा क्यों और कैसे पर आ रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट की समझ होनी ही चाहिए। तो अब आखिरी सवाल, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद क्या आप अगली चुनौती के लिए तैयार हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। नमस्कार,
आज हम 23 दिसंबर 2025 को हुई रेलवे ग्रुप डी की पहली पाली की परीक्षा के सवालों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास सारे सवाल हैं और मकसद सिर्फ जवाब बताना नहीं है। बिल्कुल, मकसद है ये समझना कि परीक्षक क्या सोच रहा था। हर सवाल एक तरह से एक सुराग है कि वो एक उम्मीदवार में क्या ढूंढ रहे हैं, सिर्फ रटना या फिर कॉन्सेप्ट की असली समझ। हाँ, तो हम सिर्फ सही जवाब नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि उस जवाब के पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और खेल जगत से करते हैं। ठीक है। पहला ही सवाल एक बड़े अवार्ड से है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। पर देखिए, यहाँ सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी थी वो मैड्रिड, स्पेन में ही हुई थी और ये उसकी 25वीं वर्षगांठ थी। ओह अच्छा, 25वीं वर्षगांठ, ये तो एक अहम जानकारी है। जी, परीक्षक शायद यही देखना चाहता था कि उम्मीदवार सिर्फ हेडलाइन पढ़ता है या उसके पीछे की डिटेल्स पर भी ध्यान देता है। और दूसरे विजेताओं की सूची भी काफी कुछ कहती है, जैसे वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस। हाँ, पोल वॉल्ट के बादशाह। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जाहिर है सिमोन बाइल्स, जिम्नास्टिक की दुनिया के लेजेंड। बिल्कुल। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला लामिन यामाल को, स्पेन के युवा फुटबॉलर। और स्पोर्टिंग आइकॉन राफेल नडाल। मतलब नए और पुराने दोनों ही दिग्गजों पर नजर रखी जा रही है। सही बात है। अच्छा, अब भारत पर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? ये 7वां संस्करण था और इसका आयोजन बिहार में हुआ था। बिहार में? ये तो पहली बार हुआ होगा शायद। जी, पहली बार। 4 मई से 15 मई 2025 तक ये खेल चले। और ये भी एक अहम बात है। तो क्या सारा आयोजन पटना में ही हुआ था या अलग अलग शहरों में? यही तो इस सवाल का दिलचस्प हिस्सा है। आयोजन बिहार के 5 शहरों में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। अच्छा। लेकिन 3 प्रतियोगिताएं, मतलब शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, ये दिल्ली में करानी पड़ी। सुविधाओं की वजह से? हाँ, सुविधाओं की कमी के कारण। तो ये सवाल सिर्फ राज्य का नाम नहीं पूछ रहा, बल्कि भारत में स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे की एक असलियत भी बता रहा है। और पदक तालिका में कौन आगे रहा? उसमें तो महाराष्ट्र ही पहले स्थान पर था। इस संस्करण का शुभंकर गज सिंह था। गज सिंह। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन खेल के तौर पर शामिल किया गया था। ई स्पोर्ट्स? कमाल है। मतलब अब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाने लगा है। ये तो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। निश्चित रूप से। एक रिकॉर्ड पर भी सवाल था। फरवरी 2025 तक 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ये रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो? हाँ, पुर्तगाल के। और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी है। उन्होंने स्पेन के सर्जियो रामोस का 131 जीत का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, अब एक भारतीय एथलीट की बात। किस खिलाड़ी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 400 मीटर दौड़ 51.12 सेकंड में पूरी करके स्वर्ण पदक जीता? ये ऐश्वर्या मिश्रा ने किया। ऐश्वर्या मिश्रा। और ये राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ थे? ये 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया था। और यहाँ भी एक दिलचस्प बात है, इन खेलों की थीम थी ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स मतलब पर्यावरण पर भी जोर था। बिल्कुल। और शुभंकर था मौली, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो देखिए, एक ही सवाल से खेल, राज्य, पर्यावरण सब कुछ जुड़ गया। सही है। तो ये तो हुई खेल की बात। अब जरा विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट को कैसे परखा गया। पहला सवाल तो बहुत ही बुनियादी लग रहा है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? देखिए, त्वरण का मतलब है वेग में बदलाव की दर। इसका सीधा सा फॉर्मूला है A = VUT। V मतलब अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग और T समय। जी। और इसका SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब MS स्क्वायर। ये गति का समझिए ABC है। अच्छा, अगला सवाल घनत्व यानी डेंसिटी की SI यूनिट पर था। हाँ, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम kg और आयतन का घन मीटर m³। पर विकल्पों में शायद कुछ और था? हाँ, स्रोत के मुताबिक विकल्पों में सिर्फ मीटर दिया गया था, तो उस हिसाब से सही उत्तर किलोग्राम प्रति मीटर
kgm था। तो ये विकल्पों के हिसाब से सोचने वाला सवाल था। बिल्कुल। एक न्यूमेरिकल भी था। एक गाड़ी का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और अंत में 3200 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा में 4 घंटे लगे तो औसत गति क्या होगी? ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। सबसे पहले तो कुल दूरी निकालनी है। 3200 माइनस 3000 यानी 200 किलोमीटर। सही है। अब औसत गति के लिए इसे समय से भाग दे दीजिए। तो 200 किलोमीटर को 4 घंटे से भाग देंगे तो आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आसान था, लेकिन परीक्षा के दबाव में गलती हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अब एक सवाल आंखों से जुड़ी बीमारी पर। प्रेसबायोपिया या जिसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, वो क्यों होती है? देखिए, ये उम्र से जुड़ी एक स्थिति है। इसका मुख्य कारण है हमारी आंखों की जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, उनका धीरे धीरे कमजोर होना। अच्छा। और आंखों के लेंस के लचीलेपन में भी कमी आ जाती है। इससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? आमतौर पर बायोफोकल या फिर उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एक और दिलचस्प सवाल, अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखी है तो वस्तु की दूरी u का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसका जवाब साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी में है। नियम ये कहता है कि दर्पण के सामने मतलब बाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगी। और वस्तु तो हमेशा सामने ही रखी जाती है। बिल्कुल, इसलिए वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव ही होगी। हाँ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी वो हमेशा धनात्मक होती है। ये तो सीधा नियम पर आधारित सवाल था, लेकिन अगला सवाल काफी गहरा है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से किस घटना को नहीं समझाया जा सकता? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। विकल्पों में था ज्वार भाटा, चंद्रमा का घूमना, बारिश की बूंदों का गिरना। ये सब तो गुरुत्वाकर्षण से होते हैं। हाँ। लेकिन एक विकल्प था 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। इसे गुरुत्वाकर्षण नहीं समझा सकता। वो क्यों? वो भी तो एक तरह का आकर्षण बल ही है। यहीं पे गहरी समझ की परख हो रही है। आवेशित कणों के बीच जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो द्रव्यमान पर नहीं, आवेश पर निर्भर करता है। अच्छा, और उसकी व्याख्या कूलम के नियम से होती है। एकदम सही। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों, तारों की दुनिया को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स परमाणुओं की दुनिया को। वाह, मतलब परीक्षा की जानना चाह रहा था कि उम्मीदवार को ब्रह्मांड को चलाने वाली अलग अलग ताकतों का फर्क पता है या नहीं। बिल्कुल। भौतिकी का एक और न्यूमेरिकल था। 3 किलो द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जी का मान 10 ms² दिया था। ये सीधा फॉर्मूला पर आधारित है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है PE = mgh। mgh। हाँ, तो यहाँ m है 3 किलो, g है 10 और h है 12 मीटर। तो गुणा करने पर आएगा 3 × 10 × 12 यानी 360 जूल। 360 जूल, ठीक है। तो भौतिकी के बाद अब जरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में चलें। हमारी रसोई से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। पहला सवाल, सिरका यानी विनेगर किसका 5 से 8% मिश्रण होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र? CH3COOH। अच्छा, अगला सवाल भी रसोई से ही है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसके लिए हमें बस सोडियम यानी Na और क्लोरीन यानी Cl के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना है। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो दोनों को मिला के हो गया 58.5 U। 58.5 U, ठीक है। अब कार्बन पर आते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक C12 और C14 में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? देखिए, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है और वो कभी नहीं बदलती। अच्छा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए चाहे वो C12 हो या C14, दोनों में प्रोटॉन की संख्या 6 ही होगी। फर्क सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या में होता है। अब एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल, गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका जवाब एक खास संरचना में है जिसे मिसल कहते हैं। मिसल? हाँ। साबुन के अणु का एक सिरा, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वो तेल और गंदगी से चिपक जाता है। और दूसरा सिरा, जिसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वो पानी से। तो ये गंदगी को पकड़कर पानी के साथ बहा ले जाता है। इसी प्रक्रिया को मिसल बनाना कहते हैं।
क्या बात है। मतलब साबुन एक तरह से गंदगी और पानी के बीच दोस्ती कराता है। एक तरह से हाँ। हाँ, अयस्क यानी ओर से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं की बात हो रही है। ऐसी धातुओं के लिए जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस विधि का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अयस्क को पिघलाकर उसमें से बिजली गुजारी जाती है, जिससे शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। ठीक है। एक कथन आधारित प्रश्न भी था। पहला कथन, अम्ल और क्षार को मिलाने पर वे उदासीन हो जाते हैं। दूसरा कथन, इस प्रक्रिया में नमक और पानी शामिल नहीं होते। यहाँ पहला कथन तो बिल्कुल सही है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस अभिक्रिया का नतीजा ही नमक और पानी का बनना होता है। तो ये सटीकता जांचने वाला सवाल था जी। और एक सवाल द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अगर 15 ग्राम और 10 ग्राम के दो पदार्थ पूरी तरह से अभिक्रिया करते हैं तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो मतलब अभिक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान बराबर रहेगा। बिल्कुल। तो 15 + 10 यानी 25 ग्राम। उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी 25 ग्राम ही होगा। बहुत बढ़िया। रसायन विज्ञान के बाद अब जीवन के विज्ञान यानी जीव विज्ञान पर आते हैं। ठीक है। पैरेन्काइमा ऊतक यानी पैरेन्काइमा टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? ये पौधों में पाया जाने वाला एक तरह का वर्कर टिश्यू है। इसका मुख्य काम भोजन या पानी का भंडारण करना है। साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है और पौधे को सहारा भी देता है। मतलब मल्टीटास्किंग करता है। हाँ, कह सकते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम कोशिका का एक तरह से सफाई कर्मचारी है। ये बाहरी चीजों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कोशिका के पुराने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पचा जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी तो कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकता है। अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी चीज है मधुमक्खियों के लिए भोजन की लगातार उपलब्धता। मतलब फूल। हाँ, मतलब साल भर पर्याप्त मात्रा में फूलों का होना, जिनसे वे रस और पराग इकट्ठा कर सकें। इसके बिना मधुमक्खी पालन संभव ही नहीं है। और अब स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर सवाल, HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। विंडो पीरियड वो समय होता है जब व्यक्ति संक्रमित तो हो चुका है, लेकिन टेस्ट में एंटीबॉडी या वायरस का पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर को एंटीबॉडी बनाने में कुछ समय लगता है। ये अवधि आमतौर पर 2 हफ्ते से 3 महीने तक हो सकती है और इस दौरान व्यक्ति वायरस फैला सकता है, भले ही उसका टेस्ट नेगेटिव आए। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, विज्ञान की इस दुनिया से निकलकर अब हम सामान्य जागरूकता के खंड पर आते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ परीक्षक की नजर किन घटनाओं पर थी। पहला सवाल एक नियुक्ति से है। जून 2025 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल में तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। जून 2025 में अध्यक्ष थे देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। 24 जुलाई 2025 को अजय सेठ को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। तो अगर किसी ने सिर्फ नई नियुक्ति पढ़ी होगी तो वो गलती कर सकता है। सवाल जून का था, इसलिए सही उत्तर देवाशीष पांडा है। ये तो ध्यान से पढ़ने वालों के लिए ही था। अगला सवाल, इराविकुलम नेशनल पार्क ने किस लुप्तप्राय जानवर को संरक्षित करने का निर्णय लिया है? ये पार्क केरला में है और इसने नीलगिरी तहर के संरक्षण का फैसला किया है। नीलगिरी तहर? जी, ये पार्क दुनिया में नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी का घर भी है। 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मतलब रजत जयंती मनाई? ये राज्य था उत्तराखंड। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। अच्छा, 2000 में तो 3 राज्य बने थे ना? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को। परीक्षक शायद उम्मीद कर रहे थे कि उम्मीदवार को ये तीनों तारीखें याद हो। और आज की चर्चा का हमारा आखिरी सवाल, 2025 में किस राज्य सरकार ने शक्ति विधेयक की समीक्षा की? ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। ये विधेयक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित है और 2021 से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित था।
तो ये सवाल दिखाता है कि मौजूदा विधायी मुद्दों पर भी नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल से क्या पता चलता है? ऐसा लगता है कि परीक्षा में हाल के खेल पुरस्कारों, विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों और मूलभूत सिद्धांतों पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल, चाहे वो भौतिकी के न्यूमेरिकल्स हों या रसायन विज्ञान की अभिक्रियाएं, सवाल सीधे सीधे रटने वाले नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने वाले थे। तो आज की इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ जानकारी रटने के बजाय सिद्धांतों की समझ और एप्लीकेशन पर जोर देती हैं, तो हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों में किस तरह का बदलाव आना चाहिए?